डिस्कस करेंगे कि हम जब n जॉब्स होंगे हमारे पास तो उनको 3 मशीन्स पर कैसे प्रोसेस कराना है। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स किए थे वो n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स के थे। अब प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स पे करेंगे। अभी तक 2 जो मशीन्स पर थे, अब 3 मशीन्स पर। तो जॉनसन्स ने जो एल्गोरिथम दी थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो 2 मशीन्स की थी। यहाँ क्या करा कि इस 3 मशीन की प्रॉब्लम को हमें 2 मशीन्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर उससे हम ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करेंगे। मेन उसको 3 मशीन से 2 मशीन करने के लिए हमको क्यों करते हैं, सिर्फ उसका कारण है कि हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस चाहिए। उसके बाद फर्दर 3 मशीन्स पर ही वर्क करते हैं। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें ये 3 मशीन्स की प्रॉब्लम को 2 मशीन्स में कन्वर्ट करना होगा। ये कन्वर्जन करने से पहले हमको इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, उनको देखना होता है। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, आइदर 1 और 2, अगर कंडीशंस या तो एक हो जाए उसमें सेटिस्फाई या दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं, अगर होती हैं तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज हम कहेंगे मेथड फेल्स। लेट्स सी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं और देखते हैं कैसे इसका फॉलो होगा। यहाँ पर मेरे पास 5 जॉब्स हैं और 3 मशीन है ए बी सी, और प्रोसेसिंग ऑर्डर वही ए बी सी दिया हुआ है मेरे को। प्रोसेसिंग ऑर्डर इज ए बी सी। तो ए बी सी का मतलब है पहले हर जॉब ए मशीन पर वर्क करेगा, उसके बाद बी मशीन पर, उसके बाद सी मशीन पर उसको प्रोसेस होना पड़ेगा। आफ्टर दिस जो जॉब है वो कंप्लीट होगा। तो हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर हमको क्या करना होता है। प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट मशीन है और जो थर्ड मशीन है, इनका तो मिनिमम टाइम फाइंड करना होगा हमको, और जो ये सेकंड मशीन है इसका मैक्सिमम टाइम, ये हमको काम करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले मिनिमम ऑफ मशीन 1 एंड 3 एंड मैक्सिमम ऑफ मशीन 2। तो हमने क्या किया, यहां पर देखा कि मिनिमम ऑफ मशीन ए इज इक्वल्स टू, अब मशीन ए में मिनिमम टाइम कौन सा है, 6, एंड मिनिमम टाइम इन मशीन बी, सॉरी सी, मिनिमम टाइम सी का वो क्या होगा, 4 होगा। 4 इज मिनिमम एंड 6 इज मिनिमम। नाउ मैक्सिमम टाइम इन मशीन बी, मशीन बी के पास मैक्सिमम टाइम क्या है, 6 है। नाउ इसके बाद ये 3 चीजें हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें देखना होगा 2 कंडीशंस को कि कोई एक कंडीशन वहां फॉलो होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि मिनिमम ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मशीन बी। सेकंड, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, मिनिमम ऑफ मशीन सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन बी। ये 2 कंडीशंस है हमारे पास। तो इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए या सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम फर्दर अपने मेथड पर फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम अपना मेथड यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो मिनिमम ऑफ ए इज 6 एंड मैक्सिमम ऑफ बी इज 6। तो ये देखा, ये इक्वल है, इस वजह से कहेंगे कि कंडीशन होल्ड हुई, कंडीशन होल्ड्स। Now second condition, minimum of C is 4, so and maximum of B is 6 and 4 is less than 6, hence condition not hold। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमने कहा कि हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी कम से कम, और अगर दोनों सेटिस्फाई होती तो फार गुड, लेकिन अगर कम से कम एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना था और वो हुआ, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा मेथड हम आगे फॉलो कर सकते हैं। अब आगे मेथड फॉलो करने के लिए हमें करना क्या है,
कि अब ये जो टू मशीन 3 मशीन्स प्रॉब्लम थी इसको 2 मशीन में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहां पर हमको 2 फॉर्मूलेज को यूज करना होगा। एक होगी मशीन जी और एक मशीन इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हमको 2 फिक्टिशियस मशीन्स को लेना होगा। एक होगी मशीन जी और एक मशीन एच, दोनों फिक्टिशियस मशीन्स हैं हमारी। तो इन मशीन्स पर क्या करना होगा, ये मशीन्स कहती हैं कि जो मशीन ए का टाइम है और जो मशीन बी का टाइम है, आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए और जी का टाइम बन जाता है। इसी तरह से मशीन बी के टाइम में मशीन सी का टाइम ऐड कर दीजिए तो वो मशीन एच का टाइम बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा तो क्या होंगे कि जो मेरा जॉब था वो क्या बनेगा, जॉब 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या होगा, मशीन जी आएगी और यहाँ पे मशीन एच आएगी। मशीन जी के लिए ए और बी को ऐड करना था तो 8 और 5 13 10 6 16 6 2 8 7 3 10 11 4 15। सिमिलरली फॉर एच बी एंड सी को हमें ऐड करना है 5 और 4 9 6 9 15 2 8 10 3 6 9 4 5 9। तो हमारी जो मशीन प्रॉब्लम थी 3 मशीन्स में वो अब 2 मशीन्स में कन्वर्ट हो गई। हमें कन्वर्ट करने से पहले वो 2 कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद इस फॉर्मूलों को यूज कर ये कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें निकालना ऑप्टिमल सीक्वेंस। यहाँ हम ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करेंगे यहाँ से इन 2 मशीन्स प्रॉब्लम से। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जैसा कि हम करते हैं, एक बॉक्स बनाना है, उसमें जितने जॉब्स उतने कॉलम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जॉब्स थे तो 5 कॉलम्स हमने क्रिएट कर दिए। और मशीन जी ऑब्वियस एबीसी था तो जी पहले प्रोसेस होगी और एच बाद में, तो जी फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड एच फ्रॉम राइट साइड प्रोसेस करेंगे। अब देखेंगे जी और एच में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू 8 है हमारे पास अभी। तो 8 को देखा तो 8 किसका है, 3 का है और जी की साइड से प्रोसेस होगा 8। तो 3 जॉब हमारा सबसे पहले प्रोसेस होगा कट ऑफ। इसके बाद अब सबसे छोटे 9 है जो कि हमें 3 पोजीशंस में मिल रही है और 3 पोजीशंस सभी किस में है, एच के अंदर है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे किसका टाइम सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा टाइम 15 का है तो 15 सबसे बाद में प्रोसेस होगी। उसके बाद 13 का है, 13 उसके बाद पहले आएगी 15 फिफ्थ जॉब है, फर्स्ट जॉब, आफ्टर दिस फोर्थ जॉब, दिस वन, और लास्ट सबसे अब टाइम जो है 15 है तो यहाँ पर सेकंड जॉब आएगा। तो ये हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस आया। जैसा हमने देखा कि हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस को फाइंड कर लिया और हमारे सभी जॉब प्रोसेस होंगे इस सीक्वेंस में। अब हम इसके आगे वही एक टेबल जो हमारी टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम उसको निकालेगा तीनों मशीन्स के, वही प्रोसेस को हमें आगे करना है। आइए देखते हैं। हमको जो ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग मशीन ए बी सी को हम जॉब्स को प्रोसेस कराएंगे और देखेंगे आइडल टाइम तीनों मशीन्स के लिए क्या रहेगा और टोटल elapsed टाइम। अगेन वही 3 क्वेश्चंस, टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन ए, आइडल टाइम for machine B and idle time for machine
सी। तो उसके लिए सबसे पहले हर जॉब को, जो जॉब ऑप्टिमल सीक्वेंस के अंदर था, उस जॉब को तीनों मशीन से प्रोसेस कराना होगा। तो सबसे पहले मशीन ए पर जब हम प्रोसेस के लिए जाएंगे तो इन टाइम क्या होगा, 0 इन टाइम होगा थर्ड जॉब के लिए। अब थर्ड जॉब ए मशीन पर 6 आवर्स के लिए है, और 6 आवर्स। अब 6 आवर्स जब वर्क करेगा तो 0 + 6 = 6 आवर्स बाद उसका जॉब डन हो जाएगा। इन 6 आवर्स में उसका जॉब डन हो जाएगा। उसके बाद मशीन ए पर कौन सा जॉब है, 2 10 आवर्स के लिए है। तो 2 को मशीन ए कब मिलेगी, 6 आवर पर, और 10 आवर्स वर्क करेगी तो 16 आवर्स पर आउट होगी। उसके बाद फोर्थ जॉब को मिलेगी 16 आवर्स के, और फोर्थ जॉब 7 आवर्स के लिए है। तो 16 और 7 = 23। तो 23 पर फोर्थ जॉब डन हो जाएगा ऑन मशीन ए। उसके बाद फर्स्ट जॉब 23rd आवर पर स्टार्ट होगा, और फर्स्ट जॉब जो है 8 आवर्स के लिए है। तो 8 and 23 is 31 आवर्स पर क्या होगा, फर्स्ट जॉब प्रोसेस हो जाएगा मशीन ए से। उसके बाद फिफ्थ जॉब स्टार्ट होगा 31st आवर पर, और फिफ्थ जॉब जो है 11 आवर्स के लिए है मशीन ए पर। तो इसका मतलब 11 आवर्स जब ऐड करेंगे तो ये 42 आवर्स। 42 आवर्स में हमारा जो मशीन ए है उसका जॉब डन हो जाएगा, उसके ऊपर सभी जॉब्स प्रोसेस हो चुके होंगे। आफ्टर दिस ये सभी जॉब्स कहां पर जाएंगे, मशीन बी पर। मशीन बी पर जब प्रोसेस होने जाएंगे तो मशीन बी पर सबसे पहले थर्ड जॉब जाएगा, और वो भी कब जाएगा, जब वो मशीन ए से प्रोसेस हो चुका होगा। मशीन ए से उसका प्रोसेस 6th आवर पर हो चुका होगा, तो 6th आवर पर वो मशीन बी पर प्रोसेस होने जाएगा। और कितने टाइम के लिए है बी मशीन पर थर्ड जॉब, 2 आवर्स के लिए। तो इसका मतलब 6 + 2 8 आवर पर उसकी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी 8th आवर पर। आफ्टर दिस सेकंड जॉब जो कि 16th आवर पर ए मशीन पर प्रोसेस हो चुका है, और 8th आवर पर उसको मशीन बी रिलीज हो रही है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, दोनों चीज अवेलेबल होनी चाहिए, मशीन भी अवेलेबल होनी चाहिए और जॉब भी अवेलेबल होना है। तो जॉब कब अवेलेबल हो रहा है, 16th आवर पर, और मशीन कब अवेलेबल हो रही है, 8th आवर पर। तो ऑब्वियस है दोनों चीज कब अवेलेबल हो रही है, 16th आवर पर। तो हमारा जो मशीन बी पर सेकंड जॉब प्रोसेस होना स्टार्ट होगा वो 16th आवर पर होगा, और सेकंड जॉब बी मशीन पर 6 आवर्स के लिए है। तो 16 + 6 = 22 आवर पर सेकंड मशीन पर सेकंड जॉब फिनिश होगा। अब सेकंड जॉब हमारा 22 आवर्स पर फिनिश होता है मशीन बी पर। इसका मतलब मशीन बी अवेलेबल कब हुई है, 22 आवर्स पे, और फोर्थ जॉब कब अवेलेबल हो रहा है, 23rd आवर पे। तो हमारे को दोनों की अवेलेबिलिटी कब मिलेगी, 23rd आवर पर। तो 23rd आवर पर हमारा फोर्थ जॉब जो प्रोसेस होना स्टार्ट होगा मशीन बी पर। अब फोर्थ जॉब कितना टाइम लेता है, 3 आवर्स। तो 23 + 3 = 26। 26 पर बी मशीन जो है हमारी रिलीज हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है, और फर्स्ट जॉब 31 आवर्स पर रिलीज अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब 31 आवर पर वो स्टार्ट होगा मशीन बी के ऊपर, और फर्स्ट जॉब जो है 5 आवर्स के लिए है बी मशीन पर। तो 36 आवर्स पर ये फिनिश होगा, प्रोसेस होगा। इसके बाद फिफ्थ जॉब के लिए बात करते हैं। तो फिफ्थ जॉब 42 पर फिनिश हो रहा है, यहां से अवेलेबल हो जाता है मशीन बी के लिए, और मशीन बी 36 आवर पर अवेलेबल हो रही है। इसका मतलब 42 पर जॉब स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ जॉब बी मशीन के ऊपर 4 आवर्स के लिए है, तो ये 4 आवर्स वर्क करेगा और ये 46 हो जाएगा। तो 46 पर सभी जॉब्स बी मशीन्स पे भी प्रोसेस हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सी मशीन पर। तो सी मशीन पर जब थर्ड जॉब जाएगा वो कब जाएगा, 8th आवर पर। तो 8th आवर पर इसका इन टाइम होगा थर्ड जॉब के लिए। थर्ड जॉब थर्ड मशीन पर 8 आवर के लिए है, तो 8 और 8 16 आवर पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सी मशीन पर। उसके बाद सेकंड जॉब के लिए बात करते हैं। अगेन 16 पर मशीन रिलीज हो रही है, 22 पर जॉब आ रहा है, इसका मतलब 22 पर जॉब स्टार्ट होगा, और सेकंड जॉब जो स्टार्ट होगा 22 पर
और सी मशीन पर वो 9 आवर्स के लिए है। तो 22 और 9 इज 31 आवर्स पे मशीन रिलीज होगी। अब फोर्थ जॉब को देखते हैं। तो फोर्थ जॉब यहाँ से रिलीज हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है मशीन सी के लिए 26 आवर पर, और 31 आवर पर मशीन रिलीज हो रही है। इसका मतलब मशीन अवेलेबल नहीं रही थी, इसका मतलब 31 पर स्टार्ट होगा जॉब, क्योंकि दोनों की अवेलेबिलिटी जरूरी है। तो 31 पर फोर्थ जॉब स्टार्ट होगा। फोर्थ जॉब 6 आवर्स के लिए है, तो 6 आवर्स 31 प्लस 6 37 आवर्स हो जाएंगे। 37 पर मशीन रिलीज हो रही है और 36 पर जॉब अवेलेबल हो रहा है, इसका मतलब 37 पर स्टार्ट होगा जॉब प्रोसेस होना। और फर्स्ट जॉब जो है थर्ड मशीन पर 4 आवर्स के लिए है, तो 37 प्लस 4 41 एंड 46 जो अवेलेबिलिटी होगी वो 46 पर दोनों की होगी, तो 46। फिफ्थ जॉब थर्ड मशीन 5 आवर्स, तो 46 प्लस 5 इट इज 51। तो 51 पर टोटल जॉब डन हो जाएंगे तीनों मशीनों से। तो मशीन स्टार्ट हो रही है, जो मतलब कह लीजिए कंपनी जो स्टार्ट कर रही है पहली मशीन को वो 0 आवर्स पे कर रही है, मतलब जो कंपनी के अंदर वर्क है वो स्टार्ट कब हो गया 0 आवर्स पे, और फिनिश कब हो रहा है 51 आवर्स पे। तो हम कहेंगे टोटल elapsed टाइम क्या रहा 51 आवर्स। तो टोटल elapsed टाइम हमारा आया 51 आवर्स। इसके बाद क्या बात हुई, आइडल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए के लिए आइडल टाइम क्या रहेगा भाई, देखिए मशीन को इन और आउट टाइम बराबर हैं सभी, इसका मतलब जैसे ही मशीन से एक प्रोसेस कंप्लीट होता है उसे दूसरा प्रोसेस मिल जाता है, तो मशीन को वेट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हाँ मशीन को कहाँ वेट करना पड़ा, मशीन का आउट टाइम था 42 पर, तो 42 पर मशीन का जो आउट टाइम था 42 था, और लास्ट वर्क डन जो हुआ है कंपनी के अंदर वो 51 आवर पर हुआ है। तो इसका मतलब 42 से लेके 51 आवर तक मशीन क्या थी, स्टैंड बाई थी, वो स्थिर थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं था, इसका मतलब आइडल थी वो मशीन। तो 51 माइनस 46 इक्वल्स टू कितने आवर्स हुए, 9 आवर्स हुए। तो 9 आवर्स इसका आइडल टाइम रहेगा मशीन ए का। अब बात आती है मशीन बी के लिए। तो मशीन बी की जो आइडल टाइम है पहले तो हम यहां कैलकुलेट करेंगे। इस जगह पर मशीन को पहला जॉब, मशीन बी को पहला जॉब 6 आवर पर मिल रहा है, इसका मतलब पहले 6 घंटे मशीन ने क्या कहा, काम करा, पहले 6 घंटे मशीन आइडल रही, तो इसीलिए 6 आवर्स यहां पर रहे मशीन के कि वो आइडल थी। उसके बाद उसका फर्स्ट प्रोसेसिंग 8 आवर पर फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट प्रोसेसिंग उसे मिलती है 16 आवर पर, तो मतलब 8 आवर पे उसकी प्रोसेसिंग खत्म हुई और नेक्स्ट प्रोसेसिंग मिली 16th आवर पे, तो इसका मतलब है वो 8 आवर्स जो बीच के थे 16 माइनस 8 वो उसका आइडल टाइम रहा, उस टाइम पर मशीन आइडल थी, इसका मतलब 6 आवर्स यहां पर मशीन भी आइडल रही, सॉरी 8 आवर्स। इसके बाद 22 पर इसका आउट होता है और 23 पर नया जॉब मिलता है, तो 1 आवर यहां भी आइडल रही। आफ्टर दिस 26 पर आउट होता है और 31 पर नया जॉब मिलता है, अगेन 5 आवर्स का आइडल टाइम यहां भी है। 36 पर वर्क डन हो जाता है, 42 पर नया जॉब मिलता है, इसका मतलब 6 आवर का आइडल टाइम यहां भी है। अब हम इसको टोटल करेंगे, 8 और 6 14 15 20 26 आवर्स का तो आइडल टाइम यहां था। लेकिन एक और आइडल टाइम है यहां पर हमारे पास, वो क्या है, मशीन बी के लिए। मशीन बी की टोटल प्रोसेसिंग 46 आवर पर हो जाती है, लेकिन जो वर्क डन चल रहा है कंपनी के अंदर वो 51 आवर्स तक चल रहा है, तो 51 माइनस 46 ये भी इसके लिए आइडल टाइम रहेगा, कितना हुआ 5 आवर्स का। तो हम कहेंगे कि 26 प्लस 51 माइनस 46 इट विल इक्वल्स टू 26 प्लस 5 एंड इट विल इक्वल्स टू 31 आवर्स। तो मशीन बी का जो आइडल टाइम रहेगा वो 31 आवर्स का रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मशीन सी के लिए। मशीन सी का आइडल टाइम, मशीन सी को पहला जॉब अपना 8 आवर पर मिलता है, तो इसका मतलब उसका स्टैंड बाई टाइम या आइडल टाइम कितना रहा 8 आवर का सबसे पहले। उसके बाद 16th आवर पर उसका वो वर्क डन होता है और 22 आवर पर उसे नेक्स्ट जॉब मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर 6 आवर्स का ब्रेक है या आइडल रही मशीन।
31 आवर पर जॉब डन होता है, 31 पर सेकंड मिल जाता है, आइडल टाइम 0। 37 पर जॉब डन होता है, 37 पर नेक्स्ट जॉब मिल रहा है, आइडल टाइम 0। 41 पर जॉब डन होता है, 46 पर नेक्स्ट जॉब मिलता है, तो कितने का आइडल टाइम रहा, 5 आवर्स का आइडल टाइम। यहाँ पर मशीन लास्ट में ही स्टॉप हो रही है, इसलिए यहाँ का आइडल टाइम और नहीं होगा, सिर्फ यही होंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 14 और 5 19, इट इज 19। नाउ idle time for machine C is 19 hours. Here we have find optimal sequence. Optimal sequence हमने कैसे find किया, पहले हमने चेक किया कि जो 3 machines हैं उसमें minimum time of first machine and minimum time of third machine और maximum time of second machine हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद देखा कि दो कंडीशंस थी, पहली कंडीशन मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी, एंड सेकेंड वन इज मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी, सेकेंड मशीन का। तो इसमें हमने ये देखा कि ये दोनों जो कंडीशंस थी उन दोनों में से कोई एक कंडीशन कम से कम एटलीस्ट वन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये मेथड आगे वर्क करेगा, अदरवाइज हम कहते हैं मेथड फेल्स। जब अगर हमारी ये होल्ड हो जाती है इनमें से कोई एक कंडीशन, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 3 मशीन्स प्रॉब्लम थी उसको 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, 2 फिक्टिशियस मशीन्स बनाते हैं, 2 फिक्टिशियस मशीन्स लेते हैं जी और एच। जी में मशीन ए और मशीन बी का सम करते हैं और मशीन एच के अंदर मशीन बी और सी का सम करते हैं और फिर उससे ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे कि हम 2 मशीन्स में करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर उसी ऑप्टिमल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उन मशीन्स का प्रोसेसिंग टाइम्स निकालते हैं और पता करते हैं कि टोटल इलेप्स टाइम कितना रहा, आइडल टाइम मशीन ए का क्या रहा, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी क्या रहा और आइडल टाइम ऑफ मशीन सी क्या रहा। तो ये थे प्रोसेसिंग एंड जॉब्स थ्रू